Hello everyone, welcome to the Manuro classes. In the session of daily news analysis, today is 11th of May 2024 and you are watching with Naresh Sharma. First of all, we are going to discuss the thought of the day. Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. It means हमारी जो लाइफ है उसमें से 10% रोल उस चीज का है जो हमारे साथ में होता है। इट में भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ये हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ इवेंट्स हो सकती हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, बट 90% रोल हमारी लाइफ में उन चीजों का है कि हम किसी भी प्रॉब्लम के साथ में रिएक्ट कैसे करते हैं, उस सिचुएशन के अगेंस्ट में हम रिएक्ट कैसे करते हैं। इट मीन्स इफ वी रिएक्ट इन अ पॉजिटिव वे and if we react to solve that problem, then this is the main reason for the successful people. जो लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स जब भी उनके साथ में आती हैं तो उसके साथ में उनका जो रिएक्शन होता है वो स्पेशल होता है। सो आपको भी लाइफ में इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि हम 10% पर फोकस ना करें, बट यू हैव टू फोकस दैट हाउ वी शुड रिएक्ट टू सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू वोट। रिसेंटली इन द लास्ट session we discussed about right to vote, that certain percent of the prisoners in Indian jails are being denied to cast their vote due to the regions that they are behind the bars. तो उन लोगों को वोटिंग का राइट नहीं है जो जेल के अंदर है। सो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। इट इज फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये फंडामेंटल राइट है? नो, इट्स नॉट फंडामेंटल। ऑप्शन बी, इट इज एन एब्सोल्यूट राइट। देखो, राइट कभी भी कोई भी राइट होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। ऑलवेज उस पर कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रेगुलेशंस जो है इम्पोज किए जा सकते हैं बाय द स्टेट। ऑप्शन सी, द स्टेट हैज नो राइट टू डिनाई द वोटर्स टू कास्ट देयर वोट इन एनी केस। देखो, ये एब्सोल्यूट वर्ड इन्होंने यूज कर लिया। दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर नोन एज एब्सोल्यूट क्वालिफाइंग वर्ड्स। तो ऐसे केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्वेश्चंस इनकरेक्ट होते हैं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन डी, इट इज अ लीगल राइट। यस, ये एक लीगल राइट है। एंड द स्टेट हैज पावर टू रेगुलेट इट। यस, स्टेट इसको रेगुलेट कर सकता है। देखो, इवन जो राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसको भी स्टेट सर्टेन केसेस में रेगुलेट कर सकता है। सो इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेशली द पार्ट 3 that associated with fundamental rights, so there is no right under the constitution that can be called as absolute। और कोई भी ऐसा राइट नहीं है जिसको हम कह सकें कि स्टेट उस पर कोई रेगुलेशन नहीं ला सकता। यस, स्टेट उस पर कुछ ना कुछ रेगुलेशंस इंपोज कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इन 2022 का डेटा की बात हो रही है यहाँ पे, अराउंड व्हाट परसेंट ऑफ प्रिजनर्स इन इंडियन जेल्स आर अंडर ट्रायल्स। तो कितने परसेंट जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं। इट मींस ना तो उनका अभी ये डिसीजन हुआ कि वो इनोसेंट हैं या वो कन्विक्ट उनको किया गया हो या उनको कल्प्रिट जो है डिक्लेयर किया गया हो। सो इट मींस वो अभी भी अपनी केसेस की प्रोसीडिंग्स को ही फेस कर रहे हैं। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं अभी उन्हीं के जो है फेसेस से वो पास हो रहे हैं। सो इंडिया में अराउंड 76% प्रिजनर्स ऐसे हैं जिनके केसेस का अभी डिसीजन नहीं हुआ और वो जेल में इसलिए बंद है कि उन पर कोई ना कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3, पहल स्कीम इज एसोसिएटेड विद free electricity connections for the poor households, an operation by the Indian Army to have friendly relations with Kashmiri people, an initiative of Government of India for friendly relations with China, or direct benefit transfer scheme for LPG subsidy. This option is the correct option because last session में जो हमारे साथ में था उसमें हमने डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग में कि जो LPG है उसके प्राइसेस अगर हाई होते हैं तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर के आई थी और उसका नाम था पहल स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी थी
जो गैस सिलेंडर पर मिलती थी उनको डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर करने का इनिशिएटिव लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज एसोसिएटेड विद, तो ये उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये कौन सी इनिशिएटिव से एसोसिएटेड है, किस सब्जेक्ट से एसोसिएटेड है? लाइट्स इन बॉर्डर विलेजेस, टू इंस्टॉल एलपीजी कनेक्शंस इन इंडिया, टू प्रोवाइड फ्री फूड इन हिली एरियाज, or none of the above. It is also associated with LPG connections because under this scheme the government of India provided crores of LPG connections to poor households. उनको free of cost LPG connection provide किए गए थे, उसमें सिलेंडर, चूल्हा, जो स्टोव है वो भी प्रोवाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर इन द वर्ल्ड इज, कौन है इसका जो अगर लीडिंग प्रोड्यूसर की हम बात करें जिसको फर्स्ट रैंक पर रखा गया है कि उनके यहाँ पर सोलर पावर जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही है। सो इट इज ऑफ कोर्स चाइना, बिकॉज चाइना की जो सोलर पावर कैपेसिटी है वो इतनी है कि बाकी 3-4 जो नेशंस हैं, टॉप अदर कंट्रीज हैं आफ्टर चाइना, उनकी सोलर पावर को अगर हम ऐड कर दें देन तब जाकर के हम देखेंगे कि चाइना को हम compete कर पाएंगे। So China is the largest producer of solar power in the world. In 2023, which country overtook Japan to become the world's largest, third largest या third highest, कुछ भी बोल सकते हैं, producer of solar power? तो कौन सा कंट्री है जिसने लास्ट ईयर 2023 का जो डाटा अभी रिसेंटली आया है उसके बेसिस पर जापान को भी पुश बैक कर दिया, जापान को भी मीन जो है हमने क्रॉस कर दिया। सो दिस कंट्री इज ऑफ कोर्स इंडिया। तो इंडिया में जो सोलर पावर का प्रोडक्शन है बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है और जापान को हम इसमें पीछे छोड़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which one is not a cleanest source of energy among the following? So here are 4 options of or 4 sources of energy. Then you have to find out that which one is among the following is the cleanest source of energy. So CNG, yes, it is one kind of clean source. PNG, yes, it is also a clean source. Petrol, yes, it is relatively not so much clean source. But solar energy, among all these options, solar energy is the cleanest source of energy. Because solar energy के थ्रू जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो उसके थ्रू एज ए बाय प्रोडक्ट कुछ भी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं निकलता जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता हो। ठीक है, देखो सीएनजी से कुछ ना कुछ गैस तो निकलती है, पीएनजी से भी निकलती है और पेट्रोल से भी निकलती है, तो सबसे कुछ ना कुछ स्मोक तो निकलता है, बट सोलर एनर्जी से ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, टुडेज करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस बेल टू केजरीवाल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो काफी दिन से जो है जो दिल्ली के सीएम हैं केजरीवाल, उनकी बेल को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही थी कि उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो फाइनली उनको बेल इसमें मिल ही गई और ये 10 मई को ही दी है। कहाँ से मिली है? वो सुप्रीम कोर्ट से मिली है। ठीक है, और बेल कैसी मिली है? इनको मिली है इंटरिम बेल। ठीक है, और इंटरिम बेल मिली है इनको कुछ पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। और क्या पॉइंट उसमें रहा कि वो मीन जो है अभी एक तो जब कल शाम को उनको बेल मिली तो अब उन्होंने एक रोड शो भी किया और उसके बाद फिर जो है अपने घर गए। ठीक है, लेकिन जो बेल मिली है उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? तो उसमें मेन फैक्टर रहा कि लोकसभा के इलेक्शन का जो कैंपेन है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है कि इस बेल ऑर्डर जो था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें क्या मेन पॉइंट्स थे। तो बेल ऑर्डर में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो 2 जज बेंच थी उन्होंने क्लियर कर दिया कि देखो ये जो बेल मिली है इसका जो लिकर स्कैम केस है इसकी मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स उस बेल के बेसिस पर यू हैव टू नॉट कमेंट दैट मैं जो है एकदम मेरे को एक्विटल मिल गया, मैं फ्री हो गया, या मैं जो है मैं तो दोषी नहीं हूँ। बोला इन चीजों से इस बेल का कोई लेना देना नहीं है। बाकी अभी प्रोसीडिंग्स अंडर प्रोसेस है तो वो बाद में डिसाइड होगा। तो फिलहाल तो आपको जो बेल मिल रही है तो उसका इस केस की मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि देखो अभी अराउंड 700 मिलियन वोटर्स जो है वोट करेंगे, हमारे यहाँ टोटल 970 मिलियन के आसपास वोटर्स हैं। तो एक बड़ा एक जो है पर्व जैसा होता है, फेस्टिवल जैसा होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जो जनरल इलेक्शंस होते हैं। तो बोला इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा और वो एक पार्टी के लीडर हैं, एक चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको हमें इसमें क्या देना होगा,
जो है बेल उन्होंने दे दी, ये भी इन्होंने एक पॉइंट रखा। प्लस बेल ऑर्डर में ही उन्होंने एक बात और कही कि जो चीफ मिनिस्टर हैं अब जितने दिन बेल पर रहेंगे अराउंड 23 डेज, उनको वो किसी भी इस केस से रिलेटेड कोई भी विटनेस होगा उससे कोई मीटिंग नहीं कर सकते, कोई उससे बातचीत नहीं कर सकते। ही कैन नॉट गो टू सीएम ऑफिस, जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है वो उसमें नहीं जा सकते, अपनी चेयर पर बैठ करके एज ए चीफ मिनिस्टर वो वर्क नहीं कर सकते। सेक्रेटरीट में भी नहीं जा सकते, दिल्ली गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरीट है तो वहां पर ऑफिशियल वर्क कर सके नहीं जा सकते। हाँ, एक मेन पॉइंट और इसमें है कि वो ही कैन नॉट साइन एनी फाइल, मतलब वो किसी भी फाइल को साइन नहीं कर सकते एक्सेप्ट कोई ऐसा केस कि उनकी साइन उसमें एसेंशियल हो, कि उनका साइन इस तरह से एसेंशियल हो कि उनके साइन के बाद ही उस फाइल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का अप्रूवल मिलेगा। तो ऐसे केसेस में ही, ऐसे इश्यूज में ही वो क्या कर पाएंगे, साइन कर सकते हैं उन फाइल्स पर ओनली। प्लस ही विल हैव टू सरेंडर ऑन 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके मेन पॉइंट थे कि इनको इस बेसिस पर अभी क्या मिल गई है, जेल मिल गई है। मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि जो बेल का जो मेन इसके पीछे के जो पॉइंट्स रहे, जो उनके एडवोकेट थे जो केजरीवाल के बिहाफ पर थे, तो उनका सिंपल कहना था, देखो कि अभी एक इलेक्शन चल रहा है और जो केजरीवाल हैं उनका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। देखो, जब भी बेल प्रोवाइड की जाती है, किसी को भी बेल ग्रांट होती है, तो उसकी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस हमेशा किया जाता है कि भाई जिसको हम बेल जो है ग्रांट कर रहे हैं, क्या वो जा करके विटनेसेस को अफेक्ट कर सकता है, क्या जो एविडेंसेस हो सकते हैं उनको क्या वो मीन्स डिस्टॉर्ट कर सकता है, या केस की प्रोसीडिंग्स को किसी भी तरीके से हार्म कर सकता है ना। तो इन चीजों प्लस क्या उसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इन सारे फैक्टर्स को देखा जाता है कोर्ट में जब भी इनको किसी को भी बेल प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें से कुछ फैक्टर्स को देखा और जुडिशरी को लगा कि हाँ इनको बेल दी जा सकती है, तो उन्होंने दे दिया। अब इसके अगेंस्ट में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकल करके आए। कुछ एक्सपर्ट्स का जो कहना था उसमें ये कहा कि भाई इट इज अगेंस्ट द इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है कि सब लोग इक्वल हैं लॉ के सामने। मीन्स चाहे वो कोई सीएम हो, कोई पीएम हो, या कोई एक कॉमन मैन हो, सबके लिए इक्वल होता है लॉ। तो मीन्स ये उन्होंने कहा कि भाई फिर आपने एज ए सीएम मानकर कि बोला इनको इलेक्शन के कैंपेन में जाना है, इस बेसिस पर आपने उनको बेल दे दी। ठीक है, तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट में ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। इट क्रिएट्स अ सेंस दैट पॉलिटिशियंस आर स्पेशल। मींस ये जो अभी बेल प्रोवाइड की गई है, तो इससे सोसाइटी में एक ऐसा सेंस क्रिएट होगा कि जो पॉलिटिशियन है वो स्पेशल क्लास है और उनको उनके काम के लिए बेल मिल सकती है, जबकि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनको ऐसे ही केसेस में बेल नहीं मिलती, और बाकी जो पॉलिटिशियन है भाई उनको इम्यूनिटी मिली हुई है फिर अरेस्ट से और जो है जेल में रखने से। तो ऐसा सेंस इसमें क्रिएट होने के चांसेस हैं। प्लस ये भी कहना है क्रिटिक्स का कि भाई इससे एक बैड प्रेसिडेंट बन जाएगा। फिर अदर लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब हमको भी इलेक्शन में कैंपेन में जाना है ना, वो कहीं किसी भी पार्टी से ना हो फिर भी एक इलेक्शन का अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, बाद में फिर जो है डिमांड करेंगे कि हमको भी जो है बेल चाहिए बिकॉज हम भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो गलत जो है एग्जाम्पल सेट हुआ है, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जब आप उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए बेल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या किसी फार्मर को भी आप बेल प्रोवाइड करोगे ऐसे किसी केस में, जब वो फार्मर ये कहे कि साहब अभी रुक जाओ कुछ दिन और मेरे को अपनी जो फसल है उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, मेरी अदरवाइज मेरी फसल खराब हो जाएगी, तो क्या उसको आप देंगे? क्या कोई बिजनेसमैन जो होगा जब वो ये कहेगा कि भाई मुझे अपनी बिजनेस की इसेंशियल मीटिंग्स के काम से मुझे बेल चाहिए, मेरा भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या ऐसे केसेस में जो जुडिशरी है वो फिर लोगों को बेल प्रोवाइड करेगी? बिकॉज देखो, जब कोई स्पेशल मैन है जैसे केजरीवाल साहब हो गए या कोई और भी लीडर हो गया, तो जैसे उनके लिए इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही कोई कॉमन मैन है ना, तो उसके लिए भी उस जैसे कोई फार्मर हो गए तो उनकी फार्म जो हार्वेस्ट है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। भाई जो आदमी जितना बड़ा हो सकता है, केजरीवाल के लिए 5 करोड़ रुपए कोई औकात ना रखते हो, लेकिन कोई कॉमन फार्मर है उसके लिए भाई 500 रुपए की भी कीमत है, तो हमें उसको भी देखना होगा। सपोज करो कोई रिक्शा वाला है, आप सोचिएगा कि कोई रिक्शा वाला है और उनको ऐसे ही किसी केस में उनको जेल हुई,
और उन्होंने बेल के लिए ग्रांट किया, जो रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा जो बच्चा है स्कूल जाता है और अगर मैं अर्न नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे की फीस नहीं मैं भर पाऊंगा और मेरा बच्चा फिर स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उसको स्कूल का एडमिशन उसका कैंसिल हो जाएगा, वो स्कूल नहीं जा पाएगा या मेरे बच्चे फिर खाना नहीं खा पाएंगे। तो क्या इस बेसिस पर, ये भी तो एसेंशियल वर्क है, तो क्या इन लोगों को फिर जो है बेल मिलनी चाहिए? मुझे तो लगता है कि फिर ऐसे केसेस में गरीब आदमियों को भी बेल मिलनी चाहिए। अगर अदर फैक्टर्स को हम देखें तो वो फैक्टर्स अगर मना ना करते हो कि उनका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या उन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इन पॉइंट्स को भी हमें देखना होगा कि ऐसा ना हो कि जो जो रिच क्लास है उसके लिए लॉ बस एक खेलने का खिलौना बन जाए और जो आम आदमी है, बिकॉज अभी रिसेंटली हमने एक पॉइंट भी डिस्कस किया था कुछ सेशन में कि जो इंडिया में जो प्रिजनर्स हैं जो जेल में हैं उनमें से मेजोरिटी ऑफ पीपल कौन है? पुअर लोग हैं, बिकॉज उनके पास में पैसा नहीं है बेल ग्रांट का जो जो बॉन्ड होता है उसको देने के लिए, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास कोई गारंटर नहीं है और उनकी और किसी क्राइम में मान लो पनिशमेंट था उनका 1 ईयर, लेकिन वो बेचारे 2 ईयर की जेल भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में पैसा देने के लिए नहीं है। तो सिंपल सी बात, फिर तो ऐसे मैसेज चला जाएगा कि जो पैसे वाले हैं वो बड़े बड़े एडवोकेट्स को हायर कर सकते हैं, कोई भी क्राइम करके फिर बेल वगैरह ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो कोर्ट ने अपने पॉइंट दिए कि भाई एक नेशनल पार्टी के वो लीडर हैं, उनका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और इलेक्शन के कैंपेन के लिए हम इसको दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम उनकी बेल को फार्मर्स और बिजनेसमैन से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज जब बहस हुई थी उसमें तो ये सारे पॉइंट्स भी निकल करके आए थे। सो आप मेरे को बताइए कि क्या ऐसे केसेस में, जेन्युइन केसेस में, जो कॉमन मैन है क्या उसको बेल मिलनी चाहिए? क्या उसको अरेस्ट से इम्यूनिटी मिलनी चाहिए कि भाई वो अपने बच्चों के लिए रोटी कमा सके, लिवलीहुड अर्न कर सके? क्या उनको मिलनी चाहिए? आप बताइए कमेंट में। देखो जो आप जो यूथ हैं, युवा हैं, उनके जो ओपिनियन है वही सोसाइटी को आगे लेकर के जाते हैं। आज यहाँ से आगे चल करके आप ही लोग इस सोसाइटी के लीडर बनेंगे, आप इस कंट्री को लीड करेंगे। तो क्या आप क्या सोचते हैं ऐसे इश्यूज पर? आप कमेंट में बताइए कि जो है हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। सो आई विल वेट फॉर द कमेंट्स। इंडिया हैज कंप्लीटेड इट्स ट्रूप विड्रॉल फ्रॉम मालदीव, बिकॉज मालदीव्स के साथ में इंडिया का एक इशू चल रहा था और मालदीव कह रहा था कि भाई इंडियन जो फोर्सेस हैं यहाँ से उनको हटा दिया जाए। हालांकि जो फोर्सेस थी इंडिया की वो मालदीव की गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए ही थी और रिसेंटली अभी उनको हटा दिया। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू हैं, जब उन्होंने इलेक्शन फाइट किया था तो अपने इलेक्शन कैंपेन में ही उन्होंने प्रो चाइना अपने स्पीचेस को यूज किया और इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने स्पीच दी थी उस समय पर। तो उसी समय उन्होंने कहा था कि भाई हम इंडिया के जितने भी सोल्जर्स हैं उनको सबको हम यहाँ से बाहर कर देंगे। तो धीरे धीरे इन चीज़ों पर इस सिचुएशंस खराब होती गई और अल्टीमेटली फिर इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ से अपने ट्रूप्स को हटाना पड़ा, बिकॉज इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम किसी दूसरे की सॉवरेनिटी में इंटरफियर नहीं करते। तो इंडिया ने बड़ा इजीली वहां से अपने ट्रूप्स को हटा लिया, बिकॉज जो ट्रूप्स वहां पर थे वो मालदीव की रिक्वेस्ट पर ही थे और मालदीव की रिक्वेस्ट पर ही उनको वहां से हटा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार्स 4 states फ्रॉम ग्रांटिंग फ्रेश माइनिंग लीजेस इन अरावली हिल्स। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑर्डर दिया और कहा कि जो अरावली हिल्स हैं उनमें से हम 4 स्टेट्स को ये कहते हैं कि आप कोई भी फ्रेश माइनिंग लीज प्रोवाइड नहीं करोगे। कौन कौन स्टेट हैं? दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। चारों को बोल दिया कि आप कोई भी लीज माइनिंग का लाइसेंस किसी भी कंपनी को नहीं दोगे अरावली हिल्स के रेंज में माइनिंग करने के लिए। नाउ वी हैव टू बी अवेयर अबाउट व्हाट इज अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं, ये ओल्डेस्ट हैं, वर्ल्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं और करीब इतने जो है माइल्स तक वो जाती हैं। और इनकी अगर बात करें तो बहुत पुरानी है, इसीलिए इनको ओल्डेस्ट बोले, प्री कैम्ब्रियन एरा की है ये। सो इट फीचर्स ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर होते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा जो बरसात वगैरह है वो यहाँ पर उतनी नहीं होती, रेनफॉल। इफ वी टॉक अबाउट सम रिवर्स, तो यहाँ से बनास रिवर निकलती है, लूनी रिवर निकलती है, साखी रिवर निकलती है और साबरमती रिवर निकलती है। इसमें से कई बार देखो क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशंस में।
एक तो बनास रिवर का आया है पहले कि ये कौन सी रिवर से निकलती है, लूनी रिवर का भी क्वेश्चन पहले कई बार आया है, और साबरमती रिवर का भी आया, बिकॉज साबरमती आश्रम आप जानते होंगे गांधी जी ने बनाया था इसी नदी के जो है बैंक पर। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखना, बनास रिवर, लूनी रिवर और साबरमती रिवर, ये सब कैसी रिवर है, ये वेस्ट की तरफ बहने वाली रिवर है। ठीक है, जबकि इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं वो कहाँ की तरफ फॉलो करते हैं, जो है करती हैं, तो वो फ्लो करती है ईस्ट की तरफ, मीन्स हमारी वेस्ट वे ऑफ बंगाल की तरफ। नाउ एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है कि अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है। सो दिस इज गुरु शिखर, और ये कहां पर है, राजस्थान में है। सो इसको आप लर्न रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। नाउ क्या है अरावली रेंज, आप एक बार मैप पर देख सकते हैं, यहाँ दिल्ली से लेकर के और ये गुजरात तक जाती है, बीच में आपका हरियाणा भी इसमें पड़ता है, राजस्थान भी पड़ता है इसी रीजन में। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स हैं, इनका कुछ पार्ट ऑल्दो जो है यूपी से भी कनेक्ट करता है। तो ये हो गई आपकी अरावली रेंज। अब देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये वाला हो गया राजस्थान का एरिया, तो इस रेंज की वजह से जो डेजर्टिफिकेशन है वो इधर क्रॉस नहीं कर पाता। अदरवाइज यहाँ अगर ये रेंज ना होती तो जो डेजर्ट्स हैं वो इधर भी क्रॉस कर सकते थे, मीन्स हो सकता है फिर आपका दिल्ली के बहुत सारे एरियाज में डेजर्ट होता, यूपी में डेजर्ट होता, और आपके इवन हरियाणा में भी बहुत सारा डेजर्ट हो सकता था। सो उसके लिए बहुत बड़ा इनका रोल प्ले करती है ये अरावली रेंज। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज एस प्लांट, ये प्लांट बनाया गया है अभी आइसलैंड में। क्या है अभी इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज मच, देखो ऐसा एक प्लांट पहले भी बना था, उसका नेम था ओरका, जो कि आइसलैंड में था। दिस सेकंड लार्जेस्ट मीन जो अभी लार्जेस्ट बना है वो भी कहां पर है, वो भी आइसलैंड भी है, एंड इट्स नेम इज मैमथ। ठीक है, तो अभी हमारे पास वर्ल्ड में इस तरीके के जो लार्जेस्ट हैं वो दो हैं, एक तो ओरका हो गया, अब ये सेकंड लार्जेस्ट हो गया क्योंकि सबसे पहले यही था। अब एक और बन गया, दैट इज मैमथ। काम क्या है इसका, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा एनवायरमेंट से। जो हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है बाइक्स, कार्स, एसीज या अदर व्हीकल्स और डिवाइसेस, उनकी वजह से जो हो रहा है, ये उस एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें से सक कर लेगा, उसको कैप्चर कर लेगा जो कि एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, उसको डायरेक्टली। जबकि थोड़ा सा इसका डिफरेंस है कि ऐसी डिवाइसेस, ऐसी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे पास में थी वर्ल्ड में, लेकिन वो क्या करती थी, सपोज करो ये कोई एक इंजन है और यहाँ से निकल रही है CO2, तो इसी जगह पर वो डिवाइसेस उसको कैप्चर भी कर लेती हैं CO2 को। ठीक है, लेकिन अब सारी की सारी डिवाइसेस में हम जितने भी इंजन हैं सब में ये CO2 की ये वाली डिवाइस तो नहीं लगा सकते कि जगह जगह पर लगा दें, तो इन्होंने क्या किया कि एनवायरमेंट में ही एक बड़ा सा कैप्चर प्लांट लगा दिया, तो सीधे हवा में से CO2 को कैप्चर कर लेगा और उसको फिर बाद में परमानेंटली अर्थ के अंदर, ओशियन के अंदर उसको क्या कर देगा, सिक्वेट्रेट कर देगा, उसको मींस स्टोर कर देगा, उसके अंदर उसको इंजेक्ट कर देगा अर्थ के अंदर। सो ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, अगर बहुत ज्यादा ये सक्सेसफुल रहती है आने वाले जो है फ्यूचर ईयर्स में। अब उसमें बहुत सारे जो जियोलॉजिकल, टेरेस्ट्रियल या ओशियन रिजर्वायर्स हैं उसके अंदर इसको ये इंजेक्ट कर देता है। अगर हम बात करें IPCC के 6 असेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो CDR इज नेसेसरी एलिमेंट टू अचीव नेट जीरो CO2 एंड GST एमिशंस। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को नेट जीरो एमिशन पर लाने के लिए, जैसे कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, अगर उससे 200 यूनिट CO2 निकलती है तो हमारे जो फॉरेस्ट है, ठीक है, वो कितना उसमें से ले पा रहे हैं, सपोज करो ओनली 100 को ही वो जो है स्टोर कर पा रहे हैं एज कार्बन डाइऑक्साइड में, उसको यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन 100 तो जो है वो बची हुई वो तो एटमॉस्फेयर में ही स्टोर हो रही है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जब आएगी तो हम पहुंच जाएंगे कहां पर, नेट जीरो की तरफ। क्या है नेट जीरो, इट मींस यहां से 200 यूनिट अगर एमिशन हुआ तो ये जो CDR टेक्नोलॉजी है ये, और प्लस फॉरेस्ट मींस CDR प्लस फॉरेस्ट, ये सब मिलकर के क्या करेंगे, इस 200 जो एमिशन हुआ उस 200 को अपने साथ में क्या कर लेंगे, उसको मींस जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जितना एमिशन हुआ उतना ही इन्होंने एब्जॉर्प्शन कर लिया। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज नेट जीरो। ठीक है, नेट जीरो का इसका कॉन्सेप्ट हम इसको कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट जो है न्यूज है, दैट इज रैट होल माइनिंग। रैट के नाम से आप समझ रहे होंगे चूहा होता है, और दूसरा जिसको माउस बोलते हैं, और एक ये है होल। मींस जैसे चूहा होता है वो अर्थ के अंदर छोटे छोटे होल बनाता करके अंदर घुस जाता है, छेद कर लेता है, उसमें होल कर लेता है। सेम उसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो कोल की माइंस होती है उसमें ऐसे ही छोटे छोटे होल किए जाते हैं और उसमें छोटे छोटे बच्चों को अंदर भेज दिया जाता है, और वो वहां से छोटी छोटी बास्केट्स वगैरह होती हैं, उसमें से कोल को निकाल करके लाते हैं। अब होता क्या है, एक तो चाइल्ड लेबर से होता है ना। ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं गरीब हैं, ऑफ कोर्स अगर पैसे वाले होते तो क्यों जाते उसमें। तो ये जो बिल्कुल पुअर क्लास के जो बच्चे हैं बेचारे, ये उसमें चले जाते हैं कुछ पैसे के लिए, ठीक है। और कई बार ये जो माइन होती है ना, उन माइन में ऐसी गैसेस होती हैं, जहरीली गैसेस, पॉइजनस गैसेस, कि बच्चे वहीं पर कोलैप्स कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारे बच्चों की डेथ होती है। प्लस ये जो माइन होती है ये खुद भी कोलैप्स कर जाती है। मीन्स उनका जो मिट्टी वगैरह ये सब होती है वो नीचे गिर जाती है और बच्चे इसमें दब करके मर जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली एक प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से इंडिया में चली आ रही है। अब ऐसी सिचुएशन को देखते हुए द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो 2014 में ऑर्डर दे दिया इन्होंने, और टोटल अराउंड 26,000 ऐसी रेड होल माइंस थी जो कि कहां पर थी, मोस्टली मेघालय में। उन सबको शट डाउन करने का ऑर्डर दिया था किसने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। अब आप एक गजब की बात देखो कि 2014 में ऑर्डर दिया, लेकिन हम बात करें 2024 में, स्टिल इन माइंस को अभी भी क्लोज नहीं किया गया, पूरी तरह से इनको बंद नहीं किया गया। अब आप सोचो कि जो कोर्ट है बहुत सारे ऑर्डर्स पास कर देते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एग्जीक्यूटिव की। वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए अभी तक। तो ये है इंडिया की एक्चुअल जो प्रॉब्लम है कि जो कोर्ट बहुत सारे ऑर्डर पास करते हैं, लेकिन लोअर लेवल पर जाकर के, एग्जीक्यूटिव लेवल पर जाकर के उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। क्या क्या इसके इश्यूज हो सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, बिकॉज जंगलों में पेड़ों काट दिया जाता है, सॉइल इरोजन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, जब बरसात होती है तो उसमें से पानी निकल करके बाहर आता है, और जो है जो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसमें सीपेज करता है, रिवर्स में चला जाता है, तो बहुत सारा पोल्यूशन। अब कोई भी इनके बच्चों के पास जो ऑल भी लेबरर्स होते हैं उनके पास में सेफ्टी डिवाइसेस वगैरह नहीं देती, और उनकी वजह से बच्चों की डेथ होती है और चाइल्ड लेबर को प्रमोशन मिलता है। चाइल्ड लेबर को स्पेशली इससे क्यों प्रमोशन मिलता है, आप खुद सोचिए कि जो एक एडल्ट मैन होगा वो तो उसमें एंटर ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज हिज लार्ज बॉडी, क्योंकि बॉडी उसकी डेवलप हो चुकी है, तो उतना छोटे से उस होल में तो एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये किसको हायर करते हैं, फिर चिल्ड्रन को हायर करते हैं, और चिल्ड्रन बेचारे बहकावे में आ जाते हैं, बिकॉज उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट उतना होता नहीं है, वो ये सोच सकें कि मेरे को जो 100 रुपीज मिल रहे हैं, हो सकता है कि मैं 100 रुपीज भी ना मिले मेरे को और मेरी इसके अंदर डेथ हो जाए। तो लोग अपने ग्रीड के लिए बच्चों का सदा से ही यूज करते चले आ रहे हैं। आप बहुत सारे ढाबे होटल्स में देखेंगे कि अभी भी कई जगह पर आपको छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे जो वहां पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 70th एनिवर्सरी ऑफ द हेग कन्वेंशन। अभी हमने 70th एनिवर्सरी को मनाया है, और वो भी किसने, यूनेस्को ने। क्या है ये हेग कन्वेंशन, वी हैव टू डिस्कस इट विद इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट वाज अडॉप्टेड इन 1954, सो 70 ईयर इसमें अगर प्लस करेंगे तो हम 2024 में पहुंच जाएंगे। इट इज है क्या, देखो इसको आपको याद रखना है कि जितने भी ऐसे कन्वेंशन होते हैं मोस्टली वो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि हेग कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद व्हाट। सो इट इज प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। सपोज करो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बीच में अगर वॉर होता है, तो दोनों की आर्मीज, नेवीज, एयरफोर्स ऐसा कोई अटैक नहीं करेंगी कि जो कल्चरल प्रॉपर्टी है उसको नष्ट कर दें। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि जनरल केसेस में बता रहा हूँ, बाकी तो फिर भाई रूल्स को अगर कोई ब्रेक कर दे तो उसका फिर क्या ही हम कर सकते हैं, बाद में तो पनिशमेंट ही रह जाएगा। सपोज करो पाकिस्तान आकर के अचानक से ताजमहल पर अटैक कर दे, ठीक है, और इंडिया है वहां जाकर के बहुत सारे, जैसे कि ननकाना साहब वगैरह हो गया पाकिस्तान में, लाहौर में बहुत सारी कल्चरल जो है एरियाज हैं, तो इंडिया उन पर अटैक करे। सो दिस काइंड ऑफ अटैक्स
these kinds of attacks have been prohibited by this convention कि कोई भी कंट्री एक दूसरे की कल्चरल इंपॉर्टेंस की जो प्रॉपर्टी है उस पर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये है, तो इट प्रोटेक्ट्स कल्चरल प्रॉपर्टी वेदर ड्यूरिंग पीस टाइम्स और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो किसी भी टाइम पर कल्चरल प्रॉपर्टीज को हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा, बिकॉज वो जो कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हैं, भले ही किसी एक कंट्री में है, बट है तो पूरी ह्यूमैनिटी को ही तो बिलोंग करती है वो, कि कभी भी उससे पहले ह्यूमन ने जो कुछ भी डेवलप किया वो सबका एग्जाम्पल है वो। सो आई होप कि इस तरह के जो कन्वेंशन है उनको वर्ल्ड के सारे कंट्री अगर एक्सेप्ट कर लें, तो आज किस ह्यूमैनिटी ने, किस सोसाइटी ने उसको डेवलप किया, इट डजंट मैटर, लेकिन किया तो ह्यूमंस ने। आज से आने वाले 500 ईयर्स बाद अगर आने वाली हमारी जनरेशन जब देखेंगी, यार हमसे थाउजेंड्स ईयर्स अगो भी लोग ऐसे थे कि उन्होंने ताजमहल बनाया था, उन्होंने जो है एफिल टावर बनाया था, या यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे कि अजंता एलोरा की केव्स बनाई थी। अगर इन चीजों को ध्यान में रखा जाए तो हम अपनी इस कल्चरल प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में बौद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारी कल्चरल प्रॉपर्टी थी, लेकिन वहाँ के जो टेररिस्ट टाइप के जो लोग थे उन्होंने उन सारी प्रॉपर्टीज को टारगेट करके हिट करके उनको खत्म किया। बिकॉज उनका क्या मानना था, बिकॉज उनके अपने जो फेथ के रूल्स थे कि भाई हम दुनिया में कहीं भी कोई भी जो स्टैचू है, स्टैचू को वहां जैसे बोला जाता है बुत, वो दुनिया में हम बुत नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, मीन्स हम मूर्तियां प्रतिमाएं उनको नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान बुद्ध की बहुत सारी वहां पर जो है प्रतिमाएं थी, उन सबको टारगेट करके उनको नष्ट किया। उस रीजन का नाम है बामियान। अब यही ये टेररिस्ट अगर ये सोच लेते कि ठीक है हम रूल करेंगे इस रीजन पर, लेकिन ये भी तो ह्यूमैनिटी में कहीं ना कहीं किसी कल्चर को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। सो जब हम कल्चर को रेस्पेक्ट करते हैं, अदर पीपल के कल्चर को रेस्पेक्ट करते हैं, तो वर्ल्ड में बहुत सारी कल्चरल प्रॉपर्टी को हम सेव कर सकते हैं। अब ये किस रिलीजन से है, किस कास्ट से है, किस सोसाइटी से है, डजंट मैटर, इसको बिल्कुल मैटर नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ वो हमारी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए क्या है, एक असेट है, उसको हमें हर जगह पर सेव करके रखना चाहिए। जैसे अगर किसी को स्वीट खाना पसंद है और किसी को भाई नमकीन खाना पसंद है, तो ऐसा नहीं कि नमकीन खाने वाले अब ये निकल पड़े कि जो जो स्वीट खाएंगे हम सबको मार डालेंगे, या स्वीट खाने वाले ये बोले नहीं नहीं हमको क्योंकि स्वीट पसंद है तो जो भी नमकीन खाएंगे हम नमकीन की सारी फैक्ट्रीज को फिनिश कर देंगे। सो ये होता है हेट। तो सोसाइटी में अगर हमको ऐसी कल्चरल साइट्स को सेव करना है तो क्या करना होगा, ऐसे कुछ कन्वेंशंस और भी लाने होंगे और उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। So we are going to finish this session. I hope you enjoyed this session and we will meet again in another session. So goodbye, take care.